नमस्कार साथियों, चलते हैं पिछले लेक्चर में जो हमने पढ़ा उससे आगे पढ़ते हैं कि केंद्र में दो सदन थे, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को हम राज्य परिषद कहते थे और निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा कहते थे। तो इन सदनों में सदस्यों और जो मतदाता हैं उनके लिए क्या क्या शर्तें रखी गई, उनकी क्या क्या योग्यताएं तय की गई, उनके बारे में जान लेते हैं। राज्य परिषद के लिए क्या क्या शर्तें थी, तो इसमें महिलाओं को मतदान करने की अनुमति नहीं थी और इसमें मताधिकार भी सीमित था। मताधिकार की क्या क्या शर्तें थी, इसमें शर्त थी कि वही व्यक्ति मताधिकार कर सकता है, वही व्यक्ति मत दे सकता है जिसकी 10,000 रुपये वार्षिक आय हो। उसके साथ साथ ही वह 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। ठीक है, यानी कि इसमें एक या तो 10,000 उसकी वार्षिक आय हो या फिर 750 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो। तो जो है ये उसकी शर्तें थी, मतदान की शर्तें थी। उसके बाद 1920 में जो हम ये कह रहे हैं कि मताधिकार बहुत सीमित था, तो उसके पीछे प्रमाण क्या है? उसके पीछे प्रमाण है कि 1920 में जो जनसंख्या थी वह 24 करोड़ थी लगभग, और उस समय मतदान करने का अधिकार केवल 17,263 लोगों को ही था। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मताधिकार बहुत सीमित था। ये राज्य परिषद की बातें हैं। ठीक है, उसके अलावा जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए और वह या तो उसको विधानमंडल का अनुभव हो, एक्सपीरियंस हो, या फिर वह विश्वविद्यालय का सीनेट हो। ये प्रत्याशी के लिए शर्तें थी। और जो राज्य परिषद का प्रधान होगा उसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल या वायसराय करेगा। ठीक है, उसकी नियुक्ति वायसराय करेगा। ठीक है, उसके बाद केंद्रीय विधानसभा के लिए क्या क्या शर्तें थी? केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को मताधिकार दे दिया गया था। पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया। इसमें भी मताधिकार सीमित था और इसकी क्या क्या शर्तें थी? इसकी शर्तें थी कि 15 रुपये मासिक किराया, या फिर 15 रुपये वार्षिक नगरपालिका कर देता हो, या फिर 50 रुपये वार्षिक भूमि कर देता हो, या फिर 2,000 रुपये पर कर दे रहे हों, या फिर 2,000 रुपये पर जो है वह कर दे रहा हो तो उसी को मत देने का अधिकार था। ठीक है, ये भी सीमित था। इसमें ये मत जो है केंद्रीय विधानसभा में मतदान भी सीमित था। कैसे इसमें सीमित कैसे था? इसका प्रमाण क्या है कि इसमें 1920 में केवल 19 लाख लोगों को ही मत देने का अधिकार था। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि मताधिकार सीमित था। ठीक है, तो हमने जो बातें की उसको एक बार नोट डाउन भी कर लेते हैं। ओके, तो राज्य परिषद के लिए शर्तें इसको दोबारा लिखते हैं। राज्य परिषद के लिए शर्तें। ठीक है, राज्य परिषद के लिए शर्तें। उसके बाद केंद्रीय विधानसभा के लिए शर्तें। ठीक है, यहाँ पर कंपैरिजन करके ही लिख लेंगे। केंद्रीय विधान सभा के लिए शर्तें। ठीक है, तो राज्य परिषद में महिलाओं को मताधिकार नहीं था। महिलाओं को मताधिकार नहीं। ओके, और केंद्रीय विधानसभा में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। महिलाओं को मताधिकार दिया गया पहली बार, प्रथम बार। ठीक है, मताधिकार सीमित था। हमने जान ही लिया कि मताधिकार सीमित था।
मताधिकार सीमित। ठीक है, मताधिकार सीमित और इतर भी मताधिकार सीमित था, मताधिकार सीमित था। ये हमने जान लिया कि राज्य परिषद में केवल 24 करोड़ लोगों में से 17,000 लगभग 17,000 लोगों को ही मत देने का अधिकार था और केंद्रीय विधानसभा में केवल 19 लाख लोगों को ही मत देने का अधिकार था। ठीक है, उसके बाद जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी के लिए क्या शर्त थी राज्य परिषद में? प्रत्याशी के लिए शर्त थी कि उसको विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए या वह विश्वविद्यालय का सीनेट होना चाहिए। ठीक है, तो प्रत्याशी को विधान मंडल का अनुभव या विश्वविद्यालय का सीनेट होना चाहिए। ठीक है, और जो राज्य परिषद का प्रधान होगा उसकी नियुक्ति वायसराय द्वारा की जाएगी। ठीक है, ये इतनी बातें हो गई। अब हम केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। केंद्रीय विधानमंडल की केंद्रीय विधान मंडल के सदस्यों केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों की शक्तियां, तो इसमें क्या शक्ति थी? इसमें शक्ति थी कि केंद्रीय विधानमंडल के सदस्य पूरे भारत के लिए कानून बना सकते थे, पूरे भारत के लिए विधि निर्माण कर सकते थे, पूरे भारत के लिए विधि निर्माण, पूरे भारत के लिए विधि निर्माण कर सकते थे। उसके साथ साथ ही कानून में संशोधन कर सकते थे या फिर उसको रद्द कर सकते थे। कानून में संशोधन या रद्द कर सकते थे। ओके, कानून में संशोधन कर सकते थे या फिर उसे रद्द कर सकते थे। विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत होना आवश्यक है। विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक था। दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक था। विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदनों का बहुमत आवश्यक था। इसके बाद वायसराय की सहमति आवश्यक थी। इसके बाद वायसराय की सहमति आवश्यक थी। इसके बाद वायसराय की सहमति आवश्यक थी और वायसराय चाहे तो इस कानून जो है, ये विधेयक है, इसको स्वीकृति देने से मना भी कर सकता था। यानी कि वायसराय के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर थी। वायसराय के पास वीटो पावर थी। सदस्यों को प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव लाने, सरकार के विरोध में प्रस्ताव लाने और बजट के 20% भाग पर मत देने का अधिकार था। ठीक है, तो प्रश्न पूछने, पूरक प्रश्न पूछने, स्थगन प्रस्ताव लाने,
स्थगन प्रस्ताव लाने, सरकार के विरोध में प्रस्ताव लाने, सरकार के विरोध में प्रस्ताव और बजट के 20% भाग पर मत देने का अधिकार दिया गया। और बजट के 20% भाग पर मत देने का अधिकार दिया गया, मत देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, इसमें एक प्रावधान ये था कि जो ब्रिटेन की संसद में पारित कानून है उसको ये संशोधित नहीं कर सकते थे, उसको स्थगित या रद्द नहीं कर सकते थे और उसके विरोध में कोई कानून भी नहीं बना सकते थे। ये इसमें प्रावधान था कि ब्रिटेन की संसद से पारित कानून को ये संशोधित, स्थगित या रद्द नहीं कर सकते थे, इसके साथ साथ ही उसके विरोध में कानून भी नहीं बना सकते थे। उसके विरोध में कानून भी नहीं बना सकते थे। ठीक है, कुछ प्रस्ताव केवल वायसराय की पूर्व अनुमति से ही रखे जा सकते थे। कुछ प्रस्ताव केवल वायसराय की पूर्व अनुमति के ही रखे जा सकते थे। ठीक है, और वायसराय को 6 महीने तक अध्यादेश जारी करने का अधिकार था। वायसराय को 6 माह का अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था। ओके, इतनी बातें हो गई। इसके बाद हम प्रांतों में क्या क्या परिवर्तन हुए उसके बारे में जान लेते हैं। प्रांतों में परिवर्तन के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, तो प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया। द्वैध शासन में क्या था कि इसमें एक थी गवर्नर प्लस मनोनीत सदस्यों की परिषद। ठीक है, एक थी गवर्नर प्लस मनोनीत सदस्यों की परिषद और एक थी गवर्नर प्लस चुने हुए सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो ये होते थे मंत्री, भारतीय मंत्री। ठीक है, तो इसमें द्वैध शासन ऐसा था कि इसमें 2 परिषदें थी, एक में गवर्नर प्लस मनोनीत सदस्य, ठीक है, और एक में गवर्नर प्लस निर्वाचित सदस्य। ये मंत्री होते थे, भारतीय मंत्री होते थे। ठीक है, तो इसमें विषयों का बंटवारा किया गया। विषयों का कैसे बंटवारा किया गया? इसमें 2 विषय बनाए गए। एक थे आरक्षित विषय
एक थे आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। एक आरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों में क्या क्या रखा गया? इसमें रखा गया राजस्व को, न्याय, पुलिस आदि। यानी कि जो महत्वपूर्ण विषय थे वह आरक्षित विषय में रख लिए, जो महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट थे वह आरक्षित विषय में रख लिए, और जो कम महत्वपूर्ण थे उनको हस्तांतरित विषयों में रख दिया। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, तो जो आरक्षित विषय थे इसमें महत्वपूर्ण जो है मंत्रालय रखे गए, जैसे कि राजस्व, न्याय, पुलिस। इनके बिना आप देखो कि स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, राजस्व के बिना कुछ नहीं कर सकता, न्याय और पुलिस के बिना स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर सकता, ना शिक्षा और स्वास्थ्य राजस्व के बिना चलाई जा सकती है। इसलिए जो आरक्षित विषय हैं, आरक्षित विषय दिए गए इनको, आरक्षित विषय इन ऊपर वाली परिषद को दिए गए आरक्षित विषय, और इनको हस्तांतरित विषय दिए गए, हस्तांतरित। ठीक है, तो इस प्रकार दो परिषदें बनाई गई, गवर्नर प्लस मनोनीत सदस्य, ठीक है, और गवर्नर प्लस निर्वाचित सदस्य। और विषयों का दो श्रेणी में बंटवारा किया गया, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय में रखा गया राजस्व, न्याय, पुलिस आदि, और हस्तांतरित विषय में रखा गया स्थानीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। ठीक है, तो ये आरक्षित परिषद थी और ये हस्तांतरित परिषद थी। ठीक है, ओके, इतनी बातें हो गई। अब आगे देखते हैं कि इसकी समीक्षा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया उसकी समीक्षा कर लेते हैं कि इसमें सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल है उसको बढ़ाया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को बढ़ाया गया। इसमें सिखों को, यूरोपियंस को, ईसाइयों को, एंग्लो इंडियंस को, ठीक है, उनको भी पृथक निर्वाचक मंडल का जो प्रावधान दिया गया। उसके साथ साथ ही इसमें इसी जो एक्ट है इसी में ये प्रावधान डाला गया कि 10 वर्षों के बाद इस एक्ट की समीक्षा के लिए एक कमीशन, एक आयोग, एक जांच आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो ये 1929 में किया जाएगा, ऐसा इसमें प्रावधान डाला गया। और ये जो आयोग का गठन किया गया ये 2 वर्ष पहले ही कर दिया गया, जिसको हम साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जो कि 1927 में भारत आया था और इसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं था। ठीक है, उसके साथ साथ ही केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान भी था इसमें, केंद्रीय लोक सेवा आयोग। ठीक है, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, और इसका 1926 में इसका गठन कर दिया गया। 1926 में गठन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का। ठीक है साथियों, तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919, या फिर इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ये आज यहीं कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।